हेलो। तो देखिए, हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की है ओम के नियम की बात की थी। और ओम के नियम के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था वो आप सभी जानते हैं। क्या पढ़ा था कि जिस तरह से हमने कहा था ओम का जो नियम पढ़ा था कि ओम का नियम क्या होता है, उस ओम के नियम को हम आज आगे बढ़ाने वाले हैं। पहले तो ओम का नियम क्या होता है, तो मैंने आपसे कहा था कि 1826 में एक जर्मनी का वैज्ञानिक था और उसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम। इस जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया कि चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर व विद्युत धारा के बीच एक संबंध स्थापित किया। समझने का प्रयास कीजिए। हम बात कर रहे थे ओम के नियम के बारे में बात कर रहे थे और ओम का नियम हमने पढ़ा भी है, लेकिन एक बार पुनः पढ़ लीजिए आप कि 1826 में जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया और उन्होंने क्या बताया था कि उन्होंने कि चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर व विद्युत धारा के बीच एक संबंध स्थापित किया। उस संबंध को ही जो है ओम के नियम के नाम से जाना जाता है। लेकिन वास्तव में जो है ओम के नियम को किस प्रकार से डिफाइन किया जाएगा, क्या इसकी परिभाषा होनी चाहिए, तो ये परिभाषा क्या थी हमने आपको कल बताया था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में, भौतिक अवस्था और भौतिक अवस्था का मतलब होता है ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए, आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर मतलब वोल्टेज का मान, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। विद्युत धारा के समानुपाती होता है। हमने क्या पढ़ा था देखिए कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, और भौतिक अवस्था से तात्पर्य यह था कि उसके ताप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न करें, उसके दाब में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न करें, उसकी लंबाई को कम ज़्यादा न किया जाए, उसके क्षेत्रफल को कम ज़्यादा न किया जाए, तो ये है भौतिक अवस्था है। तो इसकी भौतिक अवस्था में किसी प्रकार का यदि कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है तो क्या होता है, तो चालक के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होगा। और इसको हमने डिस्क्राइब भी किया है। किस तरह से किया था वो देखिए कि जो है कि ये इसके समानुपाती होता है। ये हमने कहा कि विभवांतर का मान जो है विद्युत धारा के समानुपाती होता है। और V बराबर क्या होगा, समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हमने बराबर के चिन्ह का इस्तेमाल किया है और उसकी जगह R स्थिरांक का प्रयोग किया है। तो R क्या है, तो R यहाँ स्थिरांक है, ऐसा हमने बताया था आपको। स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है जिसका मात्रक ओम होता है। ओम या तो ऐसे लिख दो या इसका सिंबल, इसका प्रतीक होता है ये, इस तरह का होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि V समानुपाती आई है, समानुपाती के चिन्ह को आपने हटाया, उसकी जगह बराबर का चिन्ह का इस्तेमाल किया और हमने क्या देखा कि जो है क्या नजर आया कि V बराबर RI जो है आप करके सूत्र निकल कर सामने यहां से आता है। ठीक है, तो R क्या है कि एक स्थिरांक होता है, एक नियतांक होता है, जैसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ये ध्यान रखना है आपको, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ये सारी बातें हमारे पढ़ने के उपरांत एक बात समझ में यहाँ पर ये नहीं आई कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस, प्रतिरोध क्या है। हमने बार बार में कहा है कि जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है, तो लेकिन जो है
प्रतिरोध होता क्या है, प्रतिरोध क्या है, ये है इंपॉर्टेंट। क्या होता है? प्रतिरोध का मान किन किन भौतिक कारकों पर निर्भर करता है, या प्रतिरोध का मान किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, इस तरह का प्रश्न बनता है। तो यहां पर देखिए प्रतिरोध क्या है, किसी चालक में आवेश प्रवाह, किसी चालक के आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा को आवेश प्रवाह में यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाह में उत्पन्न बाधा को परिपथ का प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध कहा जाता है जिसका मात्रक ओम होता है। समझ रहे हो आप? तो ये है हमारे प्रश्न का उत्तर कि वास्तव में जो है प्रतिरोध किसे कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर बात की है कि किसी चालक के आवेश प्रवाह में, ठीक है साहब, तो चालक के आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा को, जो बैरियर्स उत्पन्न होते हैं, जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं, उस बाधा को जो है परिपथ का प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, और प्रतिरोध को जो है कैपिटल आर से लिखा जाता है, और आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। ठीक है, तो प्रतिरोध कैसे कहा जाता है कि किसी चालक के आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा को या उत्पन्न कठिनाई को या उत्पन्न समस्या को क्या कहा जाता है, चालक का या परिपथ का जो है, परिपथ का नहीं सॉरी चालक का प्रतिरोध कहा जाता है, उसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आई। अब बात करते हैं कि चालकता, यहाँ पर एक मैं प्रश्न बहुत शानदार बोल रहा हूँ कि चालकता व प्रतिरोध में क्या संबंध है। चालकता व प्रतिरोध में संबंध, क्या संबंध होता है, यहाँ से भी शानदार वाला प्रश्न आता है। क्या रिलेशन होता है दोनों के बीच में? चालकता का मतलब होता है कंडक्टिविटी, मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाह की क्षमता, कितना चालक होगा या नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं कि विद्युत जो चांदी जो होती है विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक होती है, तो चालकता का गुण, समझ रहे हो आप मेरी बात? तो चालकता व प्रतिरोध में क्या संबंध होता है? चालकता व प्रतिरोध में जो है ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अर्थात इनमें व्युत्क्रम का संबंध पाया जाता है। किसका? व्युत्क्रम का संबंध पाया जाता है, मतलब चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे के विपरीत होते हैं, या एक दूसरे का जो है के अंदर जो है व्युत्क्रम का गुण पाया जाता है। यदि किसी चालक का प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा तो उसकी चालकता कम होगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? यदि प्रतिरोध का मान ज्यादा है तो उसकी चालकता जो है कम होगी, और यदि किसी पदार्थ के प्रतिरोध का मान कम है तो उसकी चालकता ज्यादा होगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? यही कारण है कि चांदी विद्युत की सर्वश्रेष्ठ जो चालक होती है, आपको छोटी क्लासों के अंदर बताया था कि वह धातु जो विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक होती है चांदी, तो उसके पीछे कारण यह है कि चांदी का जो प्रतिरोध का मान है वो बहुत कम होता है, और बहुत कम होने के कारण क्या होता है, इसकी चालकता ज़्यादा होती है। इसीलिए जो है चालकता का गुण इसके अंदर ज़्यादा होता है, और इसी कारण जो है ये सर्वश्रेष्ठ चालक धातु मानी जाती है। ठीक है, एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न आपका हो गया है। तीसरा प्रश्न देखिए कि प्रतिरोध का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, या प्रतिरोध का मान किन किन भौतिक राशियों के ऊपर निर्भर करता है। वो आपसे कारक कहे अथवा जो है वो आपसे क्या कहे, क्या कहेगा भैया? भौतिक राशियां कह सकता है। थैंक यू। तो हम कहेंगे कि प्रतिरोध का मान निम्न भौतिक राशियों या कारकों, बात वही है, पर निर्भर करता है। अब कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं पर निर्भर करता है? कौन कौन सी राशियां हैं? तो नंबर फर्स्ट की बात करेंगे चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई, चालक शब्द का मतलब होता है कि जिसके अंदर जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो चालक होता है। ठीक है, तो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। नंबर दो है प्रतिरोध, और किस किस पर निर्भर करता है? चालक
की मोटाई या उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मैंने क्यों बोला है तो इसके पीछे रीजन है, उसको हम डायरेक्ट क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं क्योंकि तार इस प्रकार का होता है। इसको काटेंगे तो आप जानते हैं इसका वो बेलन का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है यहाँ से, और यदि ये छोटा और है तो जो है गोले का क्षेत्रफल भी निकाला जा सकता है, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए जो है हमने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ पर बोला है। तो दूसरा जो कारक कौन सा है कि जिसके ऊपर जो है ज़्यादा निर्भर करता है, तो चालक की मोटाई पर या चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। फिर बात करते हैं चालक के ताप पर। चालक के ताप पर जो है प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक है। इसके बाद जो है चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की प्रकृति का मतलब स्वभाव, किस धातु का है उस पर भी जो है प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हम ये कहें कि प्रतिरोध का मान 4 भौतिक राशियों के ऊपर निर्भर करता है। या चालक कौन कौन सी वो भौतिक राशियां हैं? नंबर 1 चालक की लंबाई पर, नंबर 2 चालक की मोटाई या उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तीसरी बात जो है चालक के ताप पर निर्भर करता है, और चौथी बात यह है कि वो चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो ये सारी बातें हैं और मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यदि कहीं भी कोई समस्या रहती है तो आप जो है मुझे अवगत करा सकते हैं कमेंट करके, उस को जो है पर अमल किया जाएगा, उसको जो है पुनः बताया जाएगा, उससे सुधारा जा सकता है। तो ये रहे आपके 4 कारक। अब पढ़ते हैं हम 1 by 1 एक एक करके, ठीक है। तो ये 4 कारक थे। 4 कारकों में सबसे पहला कारक है चालक की लंबाई पर किस प्रकार से निर्भर करता है। तो पहले हम कंडीशन करेंगे, देखिए कि यदि समान मोटाई व एक ही धातु के परंतु भिन्न लंबाई के चालक तार लेने पर हम देखते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए यहाँ पर कि समान मोटाई, क्योंकि हमको गुण किसका अध्ययन करना है? लंबाई का करना है। इसका मतलब मोटाई तो समान रखनी पड़ेगी आपको। फिर एक ही धातु मतलब धातु की प्रकृति भी आपको सेम रखनी पड़ेगी। तो ये गुण तो समान रखना, हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? लंबाई की। इसका मतलब हमने क्या किया कि भिन्न लंबाई के तार लिए। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। यदि लंबाई का मान ज़्यादा है तो उसके प्रतिरोध का मान भी ज़्यादा होता है, और यदि जो है लंबाई का मान यदि कम होता है तो उसके प्रतिरोध का मान भी हमारे लिए कम प्राप्त होता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर भी निर्भर करता है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि समान मोटाई व एक ही धातु के तार लिए, लेकिन उनकी लंबाई क्या थी? अलग अलग थी। और हमने क्या देखा कि चालक का प्रतिरोध जो है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। यदि लंबाई का मान ज़्यादा होता है तो प्रतिरोध का मान भी ज़्यादा प्राप्त होता है, और यदि लंबाई का मान जो है चालक तार की लंबाई कम थी तो हमारे लिए प्रतिरोध का मान भी जो है कम प्राप्त हुआ। इससे ये सिद्ध होता है कि चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और कैसे करेंगे, किस प्रकार से निर्भर। अब यहाँ से प्रश्न, छोटा प्रश्न टूट कर आ सकता है कि चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो आपको यही लिखना है, समान मोटाई व समान प्रकृति की धातु के तार परंतु अलग अलग लंबाई के तार लेने पर हम देखते हैं समान मोटाई व समान धातु के तार परंतु उनकी अलग अलग भिन्न लंबाई के तार लेने पर हम देखते हैं कि भिन्न लंबाई के तारों का भिन्न भिन्न प्रतिरोध प्राप्त होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। यदि लंबाई का मान ज़्यादा है तो प्रतिरोध का मान भी ज़्यादा होगा, और यदि लंबाई का मान कम है तो प्रतिरोध का मान भी कम होगा। अब क्या करें, और बढ़िया करने के लिए हम क्या करेंगे, लंबाई और प्रतिरोध में ग्राफ खींचने पर, किसमें? लंबाई और प्रतिरोध के मध्य। तो यहाँ पर आप प्रतिरोध ले लीजिए
प्रतिरोध ले लिया, इस प्रतिरोध का मतलब आर, तो इस पर तो आपने ये 0, ये x और ये y अक्ष पर आपने क्या ले लिया, प्रतिरोध ले लिया, और इधर आपने ले ली चालक की लंबाई, चालक तार की लंबाई ले ली। अब लंबाई का मतलब ये हुआ, अब देखिए यहाँ R1, R2 और R3, पहला प्रतिरोध, दूसरा और तीसरा। मान लीजिए यहाँ L1 है, यहाँ L2 है और यहाँ क्या है, L3 है। यदि 1 मीटर लिया है तो उसका प्रतिरोध भी 1 ओम प्राप्त हुआ है। ये 2 मीटर लिया है तो इसका मतलब इसका प्रतिरोध भी इतना प्राप्त हुआ है। ये 3 लिया है तो इसका प्रतिरोध भी इतना ही आया है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसका मतलब एक दोनों के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इससे ये सिद्ध होता है कि चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अगर प्रश्न टूटकर भी आता है तब भी आपको यही लिखना है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया आपको? क्लियर हो गया? अब देखते हैं, यहां से हम आगे की तरफ देखते हैं। ये आपका पहला बिंदु हो गया। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या होता है वो भी देख लीजिए आप। चालक का प्रतिरोध उसके अनुपस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो ये है आपका दूसरा, चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल या मोटाई पर निर्भर करता है। निर्भर करता है, कैसे करता है? तो हमने ये देखा कि समान लंबाई, तो समान लंबाई व समान प्रकृति के तार, किंतु भिन्न मोटाई के तार लेने पर, मोटाई के तार लेने पर या चालक तार लेने पर हम देखते हैं कि चालक का प्रतिरोध उसकी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये होता है, चालक का प्रतिरोध उसकी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ रहे हो आप? उल्टा हुआ ये। यदि इसका मान कम होगा तो इसका मान ज्यादा होगा, और इसका मान यदि ज़्यादा होगा तो इसका मान कम होगा। कैसे हुआ ये? देखो इधर, मान लीजिए इसका मान 1 है तो 1 में 1 देते ही इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। और मान लीजिए इसका मान यदि 2 है, मतलब 1 का मान बढ़ा तो इसका मान कितना होगा, 0.5, क्या हो गया। और यदि यहाँ पर अपन ने 3 कर लिया तो इसका मान 0.33, और यदि इसका मान 4 कर लिया तो 0.25, 0.25 हो गया इसका मान। अगर क्षेत्रफल का मान बढ़ता है या मोटाई का मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान घटेगा। क्या होगा? घटेगा। और यदि क्षेत्रफल का मान घटता है तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। समझ रहे हो आप? हमने क्या देखा कि चालक का प्रतिरोध उसकी मोटाई के या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब दोनों के बीच में जो है हम क्या करते हैं, इसे और ज़्यादा कंट्रास्ट करने के लिए और स्पष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि चालक के प्रतिरोध और उसकी मोटाई के बीच में क्या करते हैं, हम ग्राफ खींचते हैं। तो चालक के प्रतिरोध उसकी मोटाई के मध्य ग्राफ खींचने पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि हमारे लिए एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो देखो साहब, ये प्रतिरोध का मान है इधर, जिसे हम R से लिखा है, और यहाँ ले लिया हमने चालक की मोटाई या क्षेत्रफल, चालक का क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी A आपने यहाँ पर लिया है तो यहाँ A1 हो जाएगा, यहाँ A2 हो जाएगा, यहाँ A3 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ R1, R2 और R3। ठीक है, तो इसका प्रतिरोध इस प्रकार से प्राप्त होता है। ये यहाँ सबसे ऊंचाई पर, यहाँ, फिर हमको यहाँ प्राप्त होता है, फिर हमको यहाँ प्राप्त होता है। समझ लो, इससे मतलब ये हुआ कि क्षेत्रफल का मान कम है तो प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा। कैसा होगा? ज़्यादा। उल्टा बना ना? तो ये यूँ कह सकते हैं साहब, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इससे सिद्ध होता है कि चालक का प्रतिरोध की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए। बहुत सीधा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आपने कुछ नहीं करना है, केवल इतना सा लिखना है कि एक ही पदार्थ व समान लंबाई के तार तथा अलग अलग मोटाई के तार लेते हैं तो हम उनका जो है प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो प्रतिरोध ज्ञात करने पर हम देखते हैं कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान जो है क्या होता है, घटता है, तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मान घटाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। इससे सिद्ध होता है कि चालक का प्रतिरोध उसकी क्षेत्रफल के या उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल या उसकी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो हमने कर लिया है। ठीक है साहब, समझ में आई? चलिए साहब, ये हो गया सर। अब आपका तीसरे नंबर का आता है कि चालक का प्रतिरोध जो है उसके ताप पर भी निर्भर करता है, चालक के ताप पर। तो हम कहेंगे कि प्रतिरोध का मान चालक के ताप पर निर्भर करता है। कैसे करता है? तो देखिए साहब, सोना को लिखते हैं AU से, चांदी को लिखते हैं AG से, तांबे को लिखते हैं CO से। हम क्या देखते हैं कि सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। समझ रहे हैं आप? ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है, लेकिन कुछ अर्धचालक धातुएं होती हैं। अर्धचालक का मतलब आप समझते हैं, जैसे अर्धचालक में आपका सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, जी जिसे कहते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन आप जानते हैं कि मोबाइल के अंदर जो चिप लगाई जाती है, सिम जो होती है उसके अंदर जो चिप लगी होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। उसी प्रकार से कंप्यूटर में जो चिप लगी होती है वो भी किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। अर्धचालक होता है। तो हमने कहा कि कुछ धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि ऐसी धातु होती है जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है, लेकिन कुछ अर्धचालक धातु ऐसी होती हैं जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटता है। इससे यह सिद्ध होता है कि चालक का प्रतिरोध ताप पर भी निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथा और अंतिम आपका आ रहा है प्रतिरोध का मान धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति का मतलब धातु किस प्रकार की है। लोहे का प्रतिरोध अलग होता है, तांबे का प्रतिरोध अलग होता है, चांदी का प्रतिरोध अलग होता है, सोने का प्रतिरोध अलग होता है। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि भिन्न भिन्न धातु जो होती है तो धातु की प्रकृति के अनुसार ही उसका प्रतिरोध होता है। समझ लो आप? ठीक है, और प्रकृति के अनुसार ही जो है उनका क्या होता है, प्रतिरोध का मान होता है। इसको हम यदि डिफाइन करते हैं थोड़ा सा, तो इसमें ये देखिए कि RL, AL का मतलब एल्यूमिनियम, R का मतलब प्रतिरोध। एल्यूमिनियम का प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा होता है। उससे कम जो होता है AU यानी सोने का। ठीक है, इससे कम जो है वो किसका होता है? तांबे का। किसका होता है? और सबसे कम जो है किसका होता है? चांदी का। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ और आ गई कि इसके प्रतिरोध का मान कम होगा, उसकी चालकता उतनी ज़्यादा होगी। तो धातुओं का प्रतिरोध उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। भिन्न भिन्न धातुओं का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। यहाँ देखिए एल्यूमिनियम का प्रतिरोध सबसे ज़्यादा है और चांदी का प्रतिरोध सबसे कम है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध होता है तो वो मुख्य रूप से 4 कारकों पर निर्भर करता है। बड़ा प्रश्न यदि आता है तो हमको पूरा लिखना है, और यदि इसमें से बीच में से टूट करके प्रश्न आते हैं तो हमको उन पॉइंटों को उठा करके लिख देने पर जो है हमको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। थैंक यू।